मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, एमएसजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज बीए पार्ट फर्स्ट और एमए फाइनल के लिए फाइयान की भारत यात्रा से हमें भारत के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, इनके बारे में, पाटलिपुत्र, गुप्त प्रशासन, इनके बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है, इसके बारे में अपन आज बताएंगे। फाइयान 399 ईस्वी में भारत आया और 414 ईस्वी के अंतर्गत वह पुनः ताम्रलिप्त बंदरगाह से जहाज़ में बैठ कर के अपने देश के लिए रवाना हो गया। फाइयान के भारत आने का मुख्य प्रयोजन बौद्ध पांडुलिपियों का संग्रह एवं बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करना था। अतः उसने अपने अधिकांश समय में बौद्ध विहारों एवं केंद्रों में बिताया। वह राजनीतिक घटनाक्रम के प्रति इतना उदासीन था कि उसने तत्कालीन भारत के सम्राट का नामोल्लेख तक नहीं किया है। मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित विवरण पर केंद्रित होने के बावजूद उसके यात्रा वृत्तांत में हमें भारतीय जनजीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले मैं फाइयान की भारत यात्रा में पाटलिपुत्र के बारे में उसने क्या बताया, इसके बारे में आपको बताती हूँ। फाइयान गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहा और इस दौरान वह संस्कृत सीखता रहा। उसने लिखा है कि पाटलिपुत्र में हीनयान और महायान से संबंध 2 विशाल और सुंदर विहार थे और 600-700 भिक्षु उसमें निवास करते थे। पाटलिपुत्र में वह अशोक के राजप्रासाद का वैभव देखकर चकित रह गया। उसने उसे देवताओं द्वारा निर्मित कहा। फाइयान मगध की समृद्धि से बड़ा प्रभावित हुआ। वह लिखता है कि इस प्रदेश के निवासी धर्म तथा दान के आचरण में परस्पर स्पर्धा करते थे। नगर में एक सुंदर औषधालय था जहाँ पर गृहस्थों एवं धनवान व्यक्तियों के सहयोग से दरिद्र रोगियों को निःशुल्क भोजन तथा औषधियाँ वितरित की जाती थीं। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े नगरों में तथा उन्नत राजपथों पर यात्रियों के आराम के लिए विश्राम गृह बने हुए थे। दूसरा, गुप्त प्रशासन। फाइयान ने मध्य प्रदेश के प्रशासन का सुंदर विवरण दिया है। वह लिखता है कि प्रजा समृद्ध थी और शासन के कठोर प्रतिबंधों से मुक्त थी। उनको अपने घरों की रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ती थी। उन्हें मजिस्ट्रेटों के यहाँ हाजिरी देनी पड़ती थी। दंड विधान कठोर नहीं था। अभियुक्तों को शारीरिक यंत्रणाएं नहीं दी जाती थी। प्राणदंड सर्वथा हटा दिया गया था। केवल देशद्रोह के अपराधी को अंगच्छेद का दंड मिलता था। अपराधियों को उनके अपराध के अनुपात में कम या अधिक अर्थदंड दिया जाता था। प्रजा को गमनागमन की सुविधा प्राप्त थी और राज्य इसमें किसी प्रकार का बाधक नहीं बनता था। यदि वे कहीं जाना चाहते हैं तो जाते हैं, यदि वे कहीं रुकना चाहते हैं तो रुकते हैं। फाइयान के विवरण के अनुसार प्रजा शांति के वातावरण में सुखी थी और स्वयं फाइयान बिना किसी बाधा के उत्तरी भारत में स्वच्छंद भ्रमण कर सका। राजस्व का आधार भूमिकर था, जो उपज के एक भाग के रूप में या उसकी कीमत के सिक्कों में लिया जाता था। राज्य कर्मचारियों को राज्य की ओर से वेतन मिलता था। सामाजिक जीवन। फाइयान के विवरण से गुप्तकालीन सामाजिक अवस्था की कुछ झलक मिलती है। लोग अतिथि पूजक थे और घर आए अतिथि के भोजन और विश्राम की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते थे। जनता प्राय शाकाहारी थी और अहिंसा के सिद्धांत का आचरण करती थी। उनके बाजार में मांस तथा मद्य की दुकानें नहीं थीं। लोग प्याज लहसुन नहीं खाते थे, सुरापान नहीं करते थे। चांडाल जब नगर अथवा बाजारों में जाते तो उन्हें लकड़ियाँ बजाकर शब्द करना पड़ता था, जिससे अन्य लोग स्वयं को उनके स्पर्श से बचा सकें। धार्मिक जीवन। फाइयान के विवरण के अनुसार गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती के नगर, जो कभी जनजीवन एवं बौद्ध धर्म के सक्रिय केंद्र रह चुके थे, उजड़ गए थे। बौद्ध धर्म बंगाल तथा पंजाब में हरा भरा था और मथुरा में
जहाँ उनसे 20,000 बिहार देखते थे वह धीरे धीरे फैल रहा था। फाहियान ने पेशावर में स्थित उस स्तूप का भी वर्णन किया जिसे कन्हैया सिंह ने बनवाया था। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण धर्म का प्रभुत्व प्रभाव था और राजा स्वयं वैष्णव मतावलंबी था। ब्राह्मण धर्मियों तथा बौद्ध मतावलंबियों में साधारणतः परस्पर मेल था और कभी किसी प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता दृष्टिगोचर नहीं होती थी।